नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने एक किताब लिखी है। वो किताब जिसका नाम है खाकी इन डस्ट स्टॉर्म। और आपको बता दूं, ये किताब इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस किताब में दो ऐसी बड़ी घटनाओं का जिक्र है जिसने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। जी हाँ, ये दो घटनाएं हैं, इंदिरा गांधी की हत्या और राजीव गांधी की हत्या। और इन दोनों घटनाओं को जिसने कि भारतीय राजनीति का पूरा परिप्रेक्ष्य बदल दिया, उसको लिखा है एक पुलिस अफसर ने अपने नजरिए से। तो सोचिए, दो बड़ी राजनीतिक घटना और नजरिया एक पुलिस अफसर का। और इसलिए हम सीधे चल सकते हैं अमोद कंठ साहब के पास, जिन्होंने ये किताब लिखी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि दो बड़ी घटनाएं को आपने इन्वेस्टिगेट किया है, दोनों में कठिन कौन सा था? ऐसा है कि ये जो दो घटनाएं हैं, 1984 के दंगे की बात, उससे पहले इंदिरा गांधी की हत्या, और इंदिरा गांधी की हत्या के पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार, और ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले बहुत सारी बातें। तो इस किताब में मैंने 1984 की हत्या, 1984 का जो कांड हुआ, एक भयानक प्रोग्राम हुआ, एक जो नरसंहार हुआ, उसकी मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की है। और उसके बाद जो ट्रांजिस्टर बॉम्ब ब्लास्ट केसेस हुए 1985 में, और जिसमें कि कोई 85 लोग मारे गए, जो उस समय तक की सबसे बड़ी घटना थी। उससे बड़ा कोई आतंकवादी घटना हुई नहीं उस जमाने में। और उसके बाद फिर ललित माकन की हत्या हुई, अर्जुन दास जो बहुत गांधी परिवार से करीब थे, उनकी हत्या हुई, और उसके बाद जनरल एस वैद्या जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड किया था, उनकी हत्या हुई। तो ये तमाम सिलसिले चलते रहे। और फिर उसके बाद इसी चेन में, इसी कड़ी में आपको पता होगा कि ग्रेटर कैलाश में और फिर सीआर पार्क में, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे नरसंहार हुए, जिसमें एक सुरजीत सिंह पेंटा नाम का एक लड़का था जो कि हरजिंदर सिंह जिंदा से कनेक्टेड था, और हरजिंदर सिंह जिंदा उसमें सारी चीज में शामिल था, एक बड़े टेररिस्ट के तौर पर उस जमाने में था। तो ये एक बहुत बड़ा एक चेन है। इस पूरे चेन की इन्वेस्टिगेशन मैंने की थी। मैं पहले डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल दिल्ली था, जबकि 84 एक्ट्स हुए, और उसके बाद मैं डीसीपी क्राइम रहा कोई 5 साल तक। इसके बाद मैं चला गया सीबीआई में गया, कुछ समय तक मैं रहा होम मिनिस्ट्री में, फिर सीबीआई में गया। सीबीआई में पहुंचने के बाद ही, चूंकि मेरा ये बैकग्राउंड था और मैंने तमाम टेररिस्ट केसेस की इन्वेस्टिगेशन की थी, लिहाजा सीबीआई में जो हमारे डायरेक्टर थे विजय करण, जो पहले दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पुलिस भी थे, उन्होंने मुझे सौंप दिया राजीव गांधी। इस राजीव गांधी इन्वेस्टिगेशन में मैं डीआईजी उस पर बाद में आएंगे सर। मेरा सर उस पर बाद में आएंगे, राजीव गांधी के उस पर। मैं जब ये किताब पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मैं कोई पुलिस डायरी, कोई आपकी डायरी पढ़ रहा हूँ। इतने अच्छे ढंग से लिखा है आपने। और पढ़ते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि 1984 का जो दंगा हुआ था, उसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार हो चुकी थी। आपने सही कहा कि 1984 के दंगे को लोग अलग से देखते हैं। मैंने ऐसा नहीं देखा है, क्योंकि मैं उस जमाने में दिल्ली में डिप्टी कमिश्नर पुलिस था। आपको मालूम है, मैं डीसीपी, एडिशनल डीसीपी साउथ था, उसके बाद वेस्ट में गया, फिर सेंट्रल दिल्ली में आया। जब मैं सेंट्रल दिल्ली में था, उस समय वो सबसे सेंसिटिव इलाका था, और वेस्ट भी काफी सेंसिटिव इलाका था। तो घटना चक्र चल रहे थे बहुत सारे। उस समय पॉलिटिकल असैसिनेशंस पहले भी हो चुके थे, और एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, एक अजीब सी परेशानियां झलक रही थी, और हम लोग उसको फेस कर रहे थे। तो उसके पूरे प्रोसेस में दिल्ली करीब करीब पंजाब के समान हो गया था। और मुझे याद है कि जो संत भिंडा वाले, वो भी दिल्ली आए। उनके आने के बाद जो है बहुत सारी बातें हुई उनके साथ, जो आर्म्ड बहुत सारे लोग घूम रहे थे। उस समय मैं डीसीपी वेस्ट था, जिस समय कि ये तिहाड़ जेल में अंदर जाना चाहते थे। आपने बहुत ग्राफिक, आपने पूरा जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो पढ़ के लगता है कि मतलब पुलिस भी कितना नर्वस थी कि भिंडर वाले को तिहाड़ जेल जाना है, उस दरवाजे से अंदर घुसना होगा। लेकिन एक चीज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने एक जगह लिखा है कि जब दंगे शुरू हुए तो नारायणा से शुरू हुए, जो कि एक बिजनेस हब था, और पुलिस को काफी, दिल्ली पुलिस को काफी आश्चर्य हुआ कि इस इलाके से ये दंगे क्यों भड़के हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? नहीं, देखिए, जहाँ पे कुछ इलाके, ऐसा नहीं कि सिर्फ नारायणा, वैसे सच पूछिए तो जो बहादुर शाह जफर मार्ग है, जहाँ पे फ्लीट स्ट्रीट है, वहां पे हलचल मचनी शुरू हो गई थी। जो मैंने बयान किया है इसके अंदर की कैसे
सुबह 9:30 बजे मैं दफ्तर के लिए निकल रहा था, मेरी पत्नी मेरे साथ थी। वायरलेस ऑपरेटर ने कहा कि वहां पे मैडम को किसी ने गोली मार दी, और मुझे लगा कि शायद पुलिस वालों ने मारी होगी। एक अजीब सी बात थी। उसके बाद धीरे धीरे तमाम लोगों को इकट्ठा किया गया, और जो एक शुरुआती तौर पे, चूंकि इस इलाके में कुछ मिक्स्ड पॉपुलेशन से ज्यादा लोग आपस में एक्टिविटीज में जुड़े हुए थे इस इलाके में, तो वहां पे फिर ये अचानक पता लगा कि ये काम, मतलब दंगे की शुरुआत सेंट्रल दिल्ली के इलाके में यहाँ हो चुकी है। अब दिल्ली में तो आपको मालूम है कि दिल्ली में, पूरे दिल्ली में हर जगह आग भड़की हुई थी, और 550, 1000, 2000, 5000 लोग इकट्ठे होते चले गए और अटैक होता गया। और बहुत आश्चर्य की बात है कि जो नेबरहुड में लोग रहते थे, यानी एक एफ्लुएंट क्लास के लोग रह रहे हैं जिनमें सिख बहुत सारे थे, और एक दूसरे बगल में थोड़े से मध्यम वर्ग के लोग रह रहे हैं या स्लम रिसेटलमेंट के लोग रह रहे हैं, उनमें आपस में तकरार हुआ। तो ये जो अटैक हुआ ये पूरी दिल्ली में हुआ। मैं सेंट्रल दिल्ली की बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं डीसीपी सेंट्रल था, सेंसिटिव इलाका था, और जैसा आपको मालूम है कि रंगनाथ मिश्रा कमिश्नर वगैरह ने यह बताया और कहा कि अगर सेंट्रल दिल्ली में डिप्टी कमिश्नर पुलिस आमोद कंठ या और लोगों ने मिलकर राइट को रोका तो और इलाकों में क्यों नहीं रुका। और आपको मालूम होगा कि 3000 लोग जो मारे गए पूरे दिल्ली में उस समय जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में करीब 40 के आसपास ही लोगों की मौत हुई थी, जिनमें हिंदू और सिख बराबर के थे। जो इंजर्ड लोग हुए उनमें बराबर के थे। इसका मतलब है कि हम लोगों ने कोई 1000 लोगों को अरेस्ट किया, और कम से कम उसमें 450-500 लोग ऐसे थे। एक जगह दंगा रोकने के लिए सर आपको गोली भी चलानी पड़ी थी। एक जगह नहीं, बहुत सारी जगहों पे हम लोगों ने बहुत सारी जगहों पे गोली चलाई, और उनमें एक जगह है जहां पे पहाड़गंज में एक खास ढंग का हादसा हुआ था, जिसमें कि आदमी का एक ऑफिसर मर गया, मैं बच गया उसमें, और बाद में जाके गैलेंट्री अवार्ड मिला मुझे इस पर्टिकुलर घटना के लिए, जो आदमी मुझे मालूम है कंट्रोल्ड एक घटना थी। लेकिन इसके अलावा जो, जहां तक दंगे में फायरिंग की बात हो और दंगे के दौरान जो लाठीचार्ज किए गए, सैकड़ों जगह पे हम लोगों ने किया, सैकड़ों जगहों पे किया, और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि राइट्स को हम कंट्रोल कर पाए। जैसे एक टायर मार्केट की घटना मैंने लिखी है कि टायर मार्केट में आपको मालूम है कि जो सिख हमारे दोस्त थे, भाई थे, उनको गले में टायर लगा के लोगों ने आग लगाया था। और टायर मार्केट में, जहां सबसे बड़ी टायर मार्केट दिल्ली की है, वहां मैं खुद मौजूद था, और वहां हजारों की भीड़ थी, और हम लोगों ने उनको रोका, और कोशिश ही नहीं किया बल्कि सफल हुए इस बात में कि इन टायर का इस्तेमाल सिखों के ऊपर नहीं हुआ। तो ये तमाम बातें थी। तो ये 84 राइट्स का जो ये पूरा घटना चक्र है वो हमारी किताब की शुरुआत है, और इसके बाद जो तमाम घटना चक्र होती रही, जो मैंने बताया, जो पॉलिटिकल असैसिनेशंस हुए या बॉम्ब ब्लास्ट हुए या फिर बहुत सारे मैसेकर्स हुए लोगों के, वो तमाम बातों की मैंने चर्चा की है, और आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। जरूर बहुत ही रोचक किताब। एक सवाल है कि आपकी किताब में 2 प्रधानमंत्रियों की शहादत, हत्या, जो भी कह लीजिए आप, उसका जिक्र है, लेकिन दोनों का पैटर्न बहुत अलग है। एक प्रधानमंत्री की हत्या होती है तो दिल्ली में राइट्स हो जाते हैं, एक सिख कम्युनिटी के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़कता है। दूसरे प्रधानमंत्री की हत्या तमिलनाडु में होती है, लेकिन तमिलियन लोगों के खिलाफ गुस्सा नहीं आता है। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? नहीं, एक तो देखिए कि उस समय, जिस समय की राजीव गांधी की हत्या हुई, और मैं वहां गया और 1 साल मैं रहा वहां पे, और तमाम इन्वेस्टिगेशंस को मैंने बहुत गहराई से देखा। सच पूछिए, जो आपने पहला सवाल किया था कि इन दोनों इन्वेस्टिगेशंस, राजीव गांधी हत्याकांड के से बड़ा इन्वेस्टिगेशन देश में कोई नहीं हुआ है, बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन था। महात्मा गांधी की हत्या हुई, आदमी पकड़ा गया, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, आदमी पकड़ा गया, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, और बहुत बड़ा एक लोगों की मानसिकता जुड़ी हुई थी। मानसिकता की बात आप कर रहे हैं कि ये सही है कि तमिलनाडु या उस इलाके में उस समय एलटीटी के लोग एक ढंग से पॉपुलर थे, एलटीटी सिंपैथाइजर बहुत ज्यादा थे। बल्कि जो प्रभाकरन जिसने ऑर्डर किया, और शिवरासन वन आइड जैक जिसने इस हत्या को एक अंजाम दिया, ये लोग आया करते थे। इनकी बहुत बड़ी संख्या में तमिल पॉपुलेशन के बीच ये घुसे हुए थे, और इनको पूरी सिंपैथी थी। तो जब सिंपैथी थी तमिल पॉपुलेशन की, तो उनके खिलाफ कुछ होने वाली बात नहीं थी, और इसलिए ये दोनों हत्या का जो रिएक्शन हुआ, जो आप कह रहे हैं, ये रिएक्शन एकदम अलग था। लेकिन ये सही है कि इसको बहुत सीरियसली लिया गया, इस हत्याकांड को, राजीव गांधी हत्याकांड को, क्योंकि एक कोलैप्स माना गया, एक लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स माना गया कि राजीव गांधी की हत्या जो है वहां पे एक मतलब इलेक्शन के दौरान, और एक ऐसे व्यक्ति की हत्या जो प्रधानमंत्री रह चुका था, और ये करीब ये निश्चित था कि वो अगला प्रधानमंत्री होने जा रहा है। तो इसका पूरा असर था, लेकिन लोगों के रिएक्शन दोनों में अलग थे, जो आप देख सकते हैं। एक अंतिम सा सवाल है सर,
ये पहली किताब है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसके और भी जो है और भी किताब आएंगे, शायद आप लिख रहे होंगे। नहीं, ऐसा है कि मनोरंजन ये ब्लूमसबरी ने इस किताब को छापा है। उन्होंने 3 किताब की हमसे कॉन्ट्रैक्ट की है। अगली किताब शायद ज्यादा रोचक हो, बहुत ज्यादा या इसके मुताबिक ही हो। जेसिका लाल केस, BMW केस, चार्ल्स शोभराज केस, ये तमाम मेरे ही केसेस हैं। मैं जब सीबीआई में गया तो ये फेमस जैन हवाला केस मेरे पास था, हर्षद मेहता के बैंक स्कैम दिल्ली के केसेस मेरे पास थे, राजीव गांधी केस भी था। तो ये तमाम केसेस को कवर करना है। लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मैंने बहुत गहराई से जानने की कोशिश की है, लोगों को दिखाने और बताने की कोशिश की है इन तमाम केसेस के माध्यम से। सही कहा सर। और मुझे इसलिए मजा आ रहा है कि शुरुआत में हर जो रिपोर्टर होता है वो क्राइम रिपोर्टर होता है, और इन सारे केसेस से मैं कहीं ना कहीं अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोदकन साहब, आपने वक्त निकाला। आपकी अगली किताब का हमारा इंतजार होगा और फिर उस वक्त एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ।